हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टॉपिक कवर किया था वो हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो आभूषण थे वो कैसे थे, उनके वस्त्र कैसे थे, और फिर हमने देखा था कि जो धर्म है वो कैसा था। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है, कल जो है शायद धर्म वाला जो टॉपिक है वो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसी से जो है हम अपना आज टॉपिक जो है शुरू कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। धर्म की अगर बात करें तो कल जो है हमने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला कि ईश्वर की आराधना कैसे करते थे। दूसरा हमने क्या किया था कि आराधना किस किस की करते थे। और तीसरा क्या किया था कि क्या जादू टोना या अंधविश्वास में विश्वास करते थे या नहीं। तो उसी तरीके से जो है इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला डालिए, ईश्वर की आराधना कैसे करते थे। सेकंड क्या था हमारा, ये तो हो गया फर्स्ट, ईश्वर की आराधना कैसे करते थे। सेकंड था हमारा किस किस की आराधना करते थे या किसकी पूजा करते थे। सेकंड पॉइंट है किसकी पूजा करते थे। थर्ड था हमारा क्या अंधविश्वास या जादू टोना में विश्वास था। क्या अंधविश्वास या जादू टोना में विश्वास था। तो इन तीन कैटेगरी में जो है हमने धर्म को जो है डिवाइड किया था। तो अगर आराधना की बात करें कि क्या ईश्वर की आराधना करते थे, तो जी हाँ, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो ईश्वर की आराधना करते थे। अब ईश्वर की आराधना की अगर हम बात करें तो ईश्वर की आराधना ये लोग कैसे करते थे। अब एक बात बताइए, आज के टाइम पे भी आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, जैसे पढ़ने वाले बच्चों का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने देखा होगा अपने आसपास जो है बच्चे क्या करते हैं, आप शायद खुद भी करते हो। बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब अगर किसी ने बता दिया, मान लिया कल को उनको कोई पंडित वगैरह मिल गया, अब पंडित जी ने बोल दिया बेटा अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मंगल और शनिवार के दिन जो है मंदिर जाया कर, वहाँ सरसों का तेल चढ़ाया कर, हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ा कर, पूजा पाठ किया कर। तो इस तरीके से मान लिया उसको कुछ विधियां जो है बता दी, और वो क्या करने लगा, हर मंगल और शनिवार को जाके ये पूजा पाठ अपना करने लगा, जाके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, तेल वगैरह चढ़ाने लगा, हनुमान जी की पूजा करने लगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से कर्म कांड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्म कांड। तो इस सभ्यता के लोग जो है वो भी क्या करते थे, कर्म कांड करते थे। अब एक बात बताइए, अब किसी ने कल को कह दिया कि ईश्वर तो क्या है, हमारे माता पिता के समान है। ईश्वर क्या है, माता पिता के समान। अब अगर मम्मी पापा से आप लोगों को कोई चीज चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, उनकी पहले पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो, तब उनसे कोई चीज मांगते हो, या सीधा जाके बोल देते हो कि मम्मी पापा मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे दिला दो। तो मम्मी पापा ये थोड़ी बोलते हैं कि जाओ पहले 100 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाओ, वहां जाके मेरी पूजा करो, ये करो, पानी चढ़ाओ। तो ऐसा कुछ तो बोलते नहीं है। तो उसी प्रकार किसी ने कहा कि जब भगवान जो है, जो ईश्वर है, अगर वो हमारे माता पिता है तो उनको कुछ उनसे कुछ मांगने के लिए उनको हमें कुछ देना थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ क्या करो, भक्ति करो। तो दूसरा जो तरीका था ईश्वर की आराधना करने का वो क्या था, इस समाज में भक्ति का। तो ये लोग क्या करते थे, भक्ति। अब बाद में जो है किसी ने कहा कि ईश्वर तो जो है हमारे खुद के अंदर ही है, अगर अपने आप को पहचान लो, अपना ज्ञान प्राप्त कर लो तो ईश्वर से जो है मेल हो जाएगा। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ज्ञान का मार्ग। तो तीसरा तरीका क्या था, ज्ञान का मार्ग।
तो इन 3 तरीकों से जो है ईश्वर की आराधना की जाती थी। अब अगर इनके साक्ष्य की हम बात करें कि इनके एविडेंस क्या है कि ये लोग कर्म कांड कैसे करते थे, भक्ति कैसे करते थे और ज्ञान का मार्ग जो है इसका क्या एग्जाम्पल है। तो अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कर्म कांड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है, जो महास्नानागार है, वो क्या है, कर्म कांड का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जैसे मंदिरों के बाहर कुंड बने होते हैं, जो हमारे कुछ सिद्ध मंदिर है उनके बाहर क्या बने हैं, कुंड। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या प्रथा होती है कि कुंड में जाके स्नान करके जो है उसके बाद पूजा पाठ करके मंदिर में जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें जो मोहनजोदड़ो में महास्नानागार बना हुआ है, जो ग्रेट बात बना हुआ है, वो किसका प्रतीक है, वो हमारा कर्म कांड का है। तो अगर कर्म कांड के साक्ष्य की बात करें, इसको साथ साथ जो है नोट्स बना के चलिए। कर्म कांड साक्ष्य क्या है हमारा, तो इसमें लिखिए मोहनजोदड़ो का क्या मिला हमें, मोहनजोदड़ो से जो ग्रेट बात मिला है, मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा कर्म कांड का है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो हमें लोथल और कालीबंगा से हमें क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं। तो वो किसके प्रतीक है, जो हवन कुंड है वो भी हमारे कर्म कांड के हैं। तो सेकंड क्या है, लोथल और कालीबंगा से मिले अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा से मिले अग्निकुंड। तो ये तो हुए हमारे कर्म कांड के एग्जाम्पल। इसको नोट्स बना के जो है साथ साथ चलिए। तो ये आपको जो है एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हमें अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगा से मिला है। और ग्रेट बात तो आप सभी को पता ही होगा, जो महास्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब अगर हम भक्ति के साक्ष्य की बात करें, अगर भक्ति के एविडेंस की बात करें तो सेकंड क्या है हमारा, भक्ति का एविडेंस। भक्ति का साक्ष्य अब ये लोग भक्ति कैसे करते थे, तो इस सभ्यता में जो है स्वास्तिक चिन्ह का जो है माना जाता है कि इस सभ्यता में जो है स्वास्तिक चिन्ह हमें देखने को मिला है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वास्तिक चिन्ह। भक्ति का प्रतीक क्या है हमारा, स्वास्तिक चिन्ह। तो ये हुआ हमारा भक्ति का एविडेंस। अगला है हमारा जो ज्ञान मार्ग है, उसका साक्ष्य क्या है। तो ज्ञान मार्ग का साक्ष्य क्या है, अगर ज्ञान मार्ग के साक्ष्य की हम बात करें, ज्ञान मार्ग का जो एविडेंस है तो वो क्या मिला है हमें, जो हमें मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है। मोहनजोदड़ो से जो एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसको पुरोहित की मूर्ति भी माना जाता है, जो बियर्डेड मैन है, मोहनजोदड़ो से जो मिला है उसको क्या माना जाता है कि शायद वो किसी पुरोहित या योगी की मूर्ति है। तो वो क्या है हमारा, ज्ञान मार्ग को दर्शाता है। तो इसमें एविडेंस क्या है, मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित की मूर्ति, या आप लिख लो योगी की मूर्ति। तो ये हुए हमारे ईश्वर की आराधना कैसे करते थे, वो 3 तरीके। ये तीनों धाराएं जो हैं इस सभ्यता में मौजूद थी। क्या क्या, कर्मकांड, भक्ति और ज्ञान का मार्ग। ये तीनों धाराएं जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। ये इनके साक्ष्य है कि कैसे हम जो है हमें ये पता चला कि इस सभ्यता में ये तीनों धाराएं थी। अब अगले की अगर हम बात करें तो अगला है हमारा कि किसकी पूजा करते थे। तो अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ तक हो गया सभी का।
लिखिए इसको जल्दी, फिर नेक्स्ट पेज पे जो है उसको करते हैं कि किसकी पूजा करते थे। अगला क्या है हमारा कि किसकी पूजा करते थे। अगर इसको ब्रेक करें हम, यहां से लिख लेते हैं किसकी पूजा करते थे। तो अगर पूजा की बात करें तो मैंने अभी बताया कि प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देवी देवताओं की पूजा। और थर्ड था हमारा पशु पक्षियों की पूजा। अब अगर बात करें कि प्रकृति की पूजा जो है वो किस किस की करते थे, प्रकृति में ये लोग, इस सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे और किन पशु पक्षियों की पूजा करते थे। तो अगर प्रकृति की बात करें तो इस सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, पीपल पूजा, बबूल की पूजा करते थे और किसकी पूजा करते थे, ये पीपल हो गया, बबूल हो गया और किसकी पूजा करते थे, सूर्य देव की। कल भी बताया था मैंने, जो हमारे सूर्य भगवान है उसकी पूजा करते थे। तो ये तो हो गई हमारी प्रकृति की पूजा। अगर देवी देवताओं की पूजा की बात करें तो कई बार हम पढ़ चुके हैं कि इस सभ्यता के लोग जो है मदर गॉडेस, जो हमारी मातृ देवी है और जो हमारे पशुपति नाची है, उनकी जो है हमें मोहरों पे जो है उनके अंकन देखने को मिले हैं, मतलब उनके चित्र देखने को मिले हैं। तो माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग जो है उनको देवी देवताओं की तरह पूजते होंगे। तो देवी देवताओं में क्या आ जाएगा, मातृ देवी जो हमारी मदर गॉडेस है, और दूसरा क्या है हमारा पशुपतिनाथ। तो देवी देवताओं में किस किस की पूजा करते थे, मातृ देवी और पशुपति की। अब अगर पशु पक्षियों की बात करें कि पशु पक्षियों में इस सभ्यता के लोग किस किस की पूजा करते थे, तो कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल की पूजा। तो ये था हमारा किस किस की पूजा करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा कि क्या अंधविश्वास था। तो हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था कि इस सभ्यता के जो लोग हैं उनमें अंधविश्वास था, वो जादू टोना में विश्वास करते थे। तो यहीं से फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि अंधविश्वास था, अर्थात जादू टोना में विश्वास करते थे। अब अगर इसके एविडेंस की हम बात करें, इसके साक्ष्य की बात करें तो कहां से मिले, तो इस सभ्यता में जो है बड़े पैमाने पर हमें क्या देखने को मिले हैं, ताबीज देखने को मिले हैं। तो उससे क्या प्रूफ होता है कि इस सभ्यता के लोग जो है जादू टोने में या अंधविश्वास में जो है विश्वास रखते थे। तो इसका जो हमें साक्ष्य की अगर बात करें तो साक्ष्य क्या मिला है हमें, साक्ष्य मिला है कि इस सभ्यता में जो है बड़े पैमाने पर क्या मिला है, ताबीज मिले हैं। जो किसको दर्शाते हैं कि ये लोग जादू टोने पर विश्वास
करते थे। तो ये है हमारा सिंधु सभ्यता का धर्म कैसा था। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हो गया सभी का? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि अंतिम संस्कार कैसे करते थे, जो लास्ट रिचुअल है वो कैसे करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अगर अंतिम संस्कार की हम बात करें, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार कैसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार। तो अगर लास्ट रिचुअल की बात करें तो इस सभ्यता के लोग जो है वो 3 प्रकार से जो है अंतिम संस्कार करते थे। कितने प्रकार के अंतिम संस्कार थे यहाँ पर? 3 प्रकार के अंतिम संस्कार थे। कौन कौन से? फर्स्ट लिखिए, पहला जो है हमारा वो क्या है? पूर्ण समाधिकरण। फर्स्ट डालिए पूर्ण समाधिकरण। अब ये पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है? फुल बरियल। पूर्ण समाधिकरण क्या है? फुल बरियल। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड है पार्शियल बरियल। जो हमारा पार्शियल बरियल है उसको क्या बोलते हैं? आर्ध समाधिकरण या आंशिक समाधिकरण। सेकंड क्या है हमारा? पार्शियल बरियल। और थर्ड जो है हमारा वो है हमारा क्रीमेशन, शवदाह जिसको बोलते हैं। थर्ड डालिए शवदाह। इसको बोलते हैं क्रीमेशन। तो इन 3 प्रकार के जो है इस सभ्यता में अंतिम संस्कार देखने को मिले। अब जो ये फुल बरियल है ये क्या है? फुल बरियल में जो है जो शव होता है उसको क्या होता है? जमीन में दफना दिया जाता है। तो इसी में लिखिए फुल बरियल क्या होता है? शव को दफना दिया जाता है। दफनाते थे। पार्शियल बरियल में क्या होता है? जो पार्शियल जो आंशिक समाधिकरण है हमारा, जो पार्शियल बरियल है उसमें ये लोग जो शव होता है उसको खुले में छोड़ देते थे। तो जो हमारे पशु पक्षी होते थे जब उसको खा लेते थे, बाद में जो बची हुई हमारे जो शेष अंग थे उनको जो है दफना दिया जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल बरियल बोलते हैं। तो पार्शियल बरियल में क्या आएगा? इसमें पहले शव को खुले में छोड़ते थे। ताकि पशु पक्षियों के पशु पक्षी खा ले। बाद में बचे हुए सभी अंगों को दफनाते थे। तो ये था हमारा पार्शियल बरियल, जो हमारा आंशिक समाधिकरण है।
अब शवदाह की अगर बात करें, क्रीमेशन जो है इसमें जो है शव को जला दिया जाता था। तो क्रीमेशन क्या है? शव को जला दिया जाता था। तो ये था हमारा 3 तरीके का अंतिम संस्कार जो हमें इस सभ्यता में देखने को मिला है। अब अगर बात करें तो इस सभ्यता में जो है हमें क्या मिला है? जो शव है उसको उत्तर दक्षिण दिशा में जो है दफनाते थे। अगर शव दाह की हम बात करें, सॉरी जो फुल बरियल है उसकी अगर हम बात करें तो क्या हमें देखने को मिला? जो समाधिकरण है, पूर्ण समाधिकरण, जो शव होता था उसको उत्तर दक्षिण दिशा में जो है दफनाया जाता था। तो इसी में पॉइंट लिखिए, शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में, जो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, दफनाते थे। अब अगर इसके एविडेंस की बात करें हम, तो इसके साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? इसके एविडेंस तो महाराष्ट्र के धाइमाबाद से जो है हमें इसके एविडेंस मिले। और धाइमाबाद हमारा क्या है? साउदर्न मोस्ट इंडस वैली साइट है हमारी। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? अगर साक्ष्य की बात करें तो महाराष्ट्र के धाइमाबाद से। तो ये था हमारा जो अंतिम संस्कार है इस सभ्यता का। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में जो है एज इट इज राइट डाउन कीजिए। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है शवों को उसके दफनाने के साक्ष्य, उसके जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो हमें महाराष्ट्र के धाइमाबाद से मिलते हैं। हो गया सभी का यहाँ तक? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कला कौन कौन सी थी? जो हमें आर्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन कौन से थे? तो अगर कला की हम बात करें तो कला को जो है हमने 4 भागों में जो है विभाजित किया है, 4 कैटेगरी में जो है हम उसको पढ़ेंगे। कर लिया सभी ने यहाँ तक? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता की कला। जो आर्ट है, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर कला की बात करें तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट में डिवाइड किया है? तो धातु कला जो मेटल आर्ट है हमारा, पहली क्या है? धातु कला, जिसको मेटल आर्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? पत्थर कला, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कितने सारे जो है पत्थर के जो है चीजें मिले हैं, तो पत्थर की कला। स्टोन आर्ट जिसको बोलते हैं। तीसरी हमें क्या देखने को मिली है? मिट्टी के हमें कितनी सारी चीजें देखने को मिली है, अलग अलग मिट्टी की मूर्तियां मिली है, चूड़ी वगैरह मिली है, तो मिट्टी कला। इसको क्ले आर्ट बोलते हैं। और अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें हम अन्य वस्तुएं लिख देते हैं, जैसे हमें मोहर मिली है, अन्य कला। जैसे क्या मिली है? मोहर, सील जो है, कितनी सारी सील जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। तो इन 4 कैटेगरी में जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं को जो है विभाजित किया है। अब अगर मेटल आर्ट जो हमारा धातु कला है उसकी बात करें, तो धातु कला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं? धातु कला। फर्स्ट हेडिंग डालिए, जो ये धातु कला है इसमें मेटल आर्ट, वस्तुएं बनी,
मेटल आर्ट में जो वस्तुएं बनी वो किसकी बनी? मेटल से। अब जो वस्तुएं बनी वो क्या क्या बनी, हमने क्या क्या देखी है, जैसे मूर्ति हो गई और कुछ और भी चीजें देखी है हमने मेटल की, जैसे सील वगैरह हो गई। तो अभी हम मेटल आर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये अन्य कला हमने डाला है, जैसे हमें कुछ सील मेटल के अलावा जो हमें देखने को मिली है, जैसे सीप की जो हमें कुछ जो है मोहर मिली है, आइवरी से हमें काफी सारी चीजें मिली है, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं, तो वो हमने उस कैटेगरी में रखे हैं। तो जो मेटल आर्ट है उसमें क्या बनी, जो वस्तुएं बनी, जैसे क्या बनी हमारी मूर्ति और अन्य वस्तुएं। अब जो ये मूर्ति है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल्पचर आर्ट। जो मूर्ति बनाने का काम होता है, वास्तुकला जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कल्पचर आर्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वास्तुकला। अब जो स्कल्पचर आर्ट है ये किसका है, किस धातु से बना है, ये हमारा मेटल से बना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल स्कल्पचर आर्ट। अब अगर हम मेटल स्कल्पचर आर्ट की बात करें तो ये, अगर इसकी टेक्निक की बात करें कि उस टाइम पे जो है कौन कौन सी टेक्निक से जो है ये कला की जाती थी, धातु कला की जाती थी, तो इसमें लिखिए सबसे पहली जो है और सबसे जो फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है हमारी जो लोस्ट वैक्स टेक्निक थी। जो हमारी कौन सी थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक जो थी वो कौन सी थी, हमारी मेटल आर्ट में यूज होती थी। उसमें क्या किया जाता था, जो लोस्ट वैक्स टेक्निक थी उसमें जो मोम होता था उससे एक सांचा बनाया जाता था। जैसे अभी के टाइम पे भी आपने देखा होगा कुछ मैन्युफैक्चर अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एक मॉडल, उसका एक सांचा प्रिपेयर करते हैं हम, उसमें फिर जिस भी चीज का हमें जो भी चीज बनानी है उसको फिल कर दिया जाता है, सूखने के बाद वो सांचा हटा दिया जाता है और वो जो चीज है हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब जैसे घरों में ही ले लो, जब लेंटर वगैरह डलता है या आपके जो पिलर्स हैं वो बनते हैं, तो क्या करते हैं, पिलर्स के लिए एक लकड़ी का जो है सांचा लगता है, नहीं लगता है, लोहे का लकड़ी का फ्रेम बनता है, उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट वगैरह डाल के उसको जो है फिल किया जाता है। बाद में जब वो सूख जाता है तो वो जो सांचा है उसको हटा दिया जाता है और हमारा पिलर जो है वो बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो मेटल की जो वस्तुएं बनाई जाती थी उस टाइम पे, जो मेटल धातु है, हमारी धातु की जो वस्तु है वो कौन सी टेक्निक से बनाई जाती थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक से। तो यहाँ पे टेक्निक की अगर हम बात करें तो कौन सी है, पहली है हमारी लोस्ट वैक्स तकनीक। पहली है हमारी लोस्ट वैक्स तकनीक। अगर दूसरी की हम बात करें तो सायर पाइडू तकनीक। दूसरी क्या है हमारी, सायर पर्ड्यू तकनीक। इसमें क्या होता था सायर पर्ड्यू तकनीक में, अब कोई मेटल की शीट ले लो आप, अगर मेटल की शीट पे आप कुछ भी ड्रॉ करके उसको सीजर से कट करो तो वो हमारी कौन सी टेक्निक होती है, सायर पर्ड्यू टेक्निक। तो दूसरी टेक्निक क्या है हमारी, सायर पर्ड्यू तकनीक। ये है हमारी मेटल आर्ट की दूसरी टेक्निक। अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी टेक्निक क्या थी, तीसरी हमारी थी पिंच प्रेशर टेक्निक। पिंच प्रेशर टेक्निक का मतलब है, अब जैसे मान लिया आपने बचपन में जब हम छोटे थे, देखो मैंने तो खेला, आप लोगों का पता नहीं, जब छोटे होते थे मम्मी जब खाना वाना बना रही होती थी तो जो आटा होता है उन आटे की चिड़िया बना के देती थी हमें, तो वो हम कैसे बनाते थे, या हमें थोड़ा सा आटा जो है हाथ में दे देती थी, हम उससे खेलते रहते थे। अभी के टाइम पे तो बच्चों के पास कितनी सारी फोम क्ले आ गई है, क्ले आ गई है, मार्केट में कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो बच्चे उससे क्या करते हैं, ऐसे हाथ से उसको अलग अलग शेप देते हैं पिंच कर करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिंच प्रेशर टेक्निक। तो तीसरी टेक्निक कौन सी है हमारी, पिंच प्रेशर टेक्निक। तो ये तीन टेक्निक थी जो हमारी मेटल आर्ट के लिए यूज होती थी।
और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मोस्ट फेमस क्या है हमारी लोस्ट वैक्स टेक्निक जो है हमारी। यहां तक हो गया सभी का? यहाँ तक हो गया? तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा जो मेटल की धातुएं हैं हमारी, जो मेटल की वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी थी, या इसी में आप लिखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हमें पत्थर और तांबे के साथ साथ जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव था वो तांबे और पत्थर के साथ साथ अब और किस धातु का प्रयोग कर रहा था, कांस्य धातु का प्रयोग कर रहा था। तो इसी में आप एक पॉइंट ऐड कीजिए, इस सभ्यता में पत्थर और तांबे के साथ तांबा मतलब कॉपर, अब तांबे के साथ कांसे का उपयोग भी आ गया था। कांसा जो हमारा ब्रोंज, कांसे का प्रयोग होता था। अब जो हमारा ये ब्रोंज है, ब्रोंज क्या है, ये हमारा मिक्स्ड मेटल है, मिक्स्ड धातु है, और ये किस किस से मिलकर बना है। अगर ब्रोंज की हम बात करें तो ये हमारा कॉपर और ब्रोंज किससे मिलकर बना है, कॉपर प्लस टीन, इनसे मिलकर क्या बना है हमारा कांसा धातु बना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस सभ्यता में जो है धातु कर्म ज्ञान था लोगों को, मतलब लोगों को मेटलर्जी का ज्ञान जो है वो था। तो इसी में हमारा सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि इस सभ्यता के लोगों को धातु कर्म ज्ञान था। नेक्स्ट आइए इसमें, इस सभ्यता में लोगों को धातु कर्म मतलब मेटलर्जी ज्ञान था, तभी तो जो है वो ब्रोंज बना रहे थे, उनको धातु कर्म आता था। तो इसका मतलब इस सभ्यता में जो है कसेरों का जो है महत्वपूर्ण स्थान था, जो मेटल का काम करते थे, जो कसेरे थे उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब उनकी अलग इंपॉर्टेंस थी। तो यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, इस सभ्यता में कसेरों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये तो हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का आर्ट, कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला कौन कौन सी थी, लिख लिया सभी ने। हो गया यहाँ तक? अगला अगर हम बात करें धातु की वस्तुएं, कि इस सभ्यता में अगर धातु की वस्तुएं थी तो कौन कौन सी थी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि धातु की वस्तुएं। जो मेटल की थिंग्स थी वो कौन कौन सी थी, तो अगर धातु की वस्तु की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से जो हमें ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रोंज क्या है, मेटल है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारी धातु की वस्तु में आती है। तो फर्स्ट एविडेंस क्या हो गया,
मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो हमारी ब्रोंज डांसिंग गर्ल है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें मेटल की जो सील्स है, मोहर है, वो देखने को मिली है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है, धातु की जो मोहर मिली है। तो सेकंड क्या है, धातु की मोहर। एक हमने पढ़ा था जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जानवरों की जब हमने बात की थी, डोमेस्टिकेशन की जब बात की थी, उसमें हमने देखा था कि हमें गैंडे और हाथी के जो चित्र मिले हैं वो हमें किसमें मिले थे, पशुपतिनाथ की जो मोहर है उसमें मिला था, और वो किसकी थी, हमारी मेटल की। तो हमें क्या मिली है, हाथी और गैंडे मूर्ति। तो ये तो हो गया हमारा कि मेटल आर्ट क्या क्या था। अब जो हमारा ये मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति है, अगर हम इसकी बात करें मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति, तो जो हमारी ब्रोंज डांसिंग गर्ल है, इससे पेपर में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जो हमारी मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति है, इसका जो दाहिना हाथ है, इसमें पॉइंट डालिए, इसका दाहिना हाथ कहां पर रखा हुआ है, इस मूर्ति का दाहिना हाथ कमर पर। तो इसका दाहिना हाथ कमर पर है और उसमें कंगन है। और अगर हम बाएं हाथ की बात करें तो जो बायां हाथ है वो उसमें भी जो है हमें चूड़ियां देखने को मिलती है। तो इसके बाएं हाथ में भी चूड़ियां है। अब जो ये चूड़ियां है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है उसके हाथ में जो चूड़ियां है वो किससे बनी हुई है, तो वो मेटल से बनी हुई है। चूड़ियां मेटल से बनी हुई है, मतलब धातु से। और कौन सी धातु से बनी हुई है, कांसा, ब्रोंज धातु। चूड़ियां कांसे की बनी है। और अगर उसकी टेक्निक पूछ ले कि जो ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल है ये किस टेक्निक से बनी है, धातु कला जो हुई है इसमें वो कौन सी टेक्निक से हुई है, तो हमने अभी पढ़ा कौन सी टेक्निक है हमारी, लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। तो यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, जो चूड़ियां हैं वो किससे बनी है, लोस्ट वैक्स तकनीक जो है। और अगर हम हाथी और गैंडे की मूर्ति की बात करें तो हमारी जो हाथी और गैंडे की मूर्ति है ये भी किससे बनी हुई है, ये भी हमारी लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनी हुई है। यहाँ तक अब जो है नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को जो है समझ में आया होगा जो आज हमने टॉपिक कवर किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था, फिर उसमें कला कौन कौन सी थी,
तो बाकी का जो टॉपिक है हम इसमें कल कवर करेंगे। जो पत्थर की कला है वो कौन कौन सी थी, मिट्टी की कला कौन कौन सी थी, मोहर जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कल के टॉपिक में जो है हम कवर करेंगे। आज इतने ही रखते हैं, अभी क्लास का टाइम हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो मैंने बताया था कि हम लोग जो है ये क्लासेस कहाँ से कवर कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। यूट्यूब के @GS अनुष्का चौधरी हैंडल से जो है हम क्लासेस कवर कर रहे हैं। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो आपको इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी क्लासेस से जो है आप जुड़ जाएंगे। तो इसी प्लेटफॉर्म से डेली हम अभी हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे जो है सब्जेक्ट जो है ऐड ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।